प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एचआर सर नीट बायोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। नीट की गहन तैयारी, क्लास 12 की गहन तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है आप लोगों को पढ़ाने का, वह है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो तो ये मूलभूत बात दिमाग में होनी चाहिए कि हम जैविक कारकों के जीनों की सहायता से मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मैंने फिर बता रहा हूं कि जैविक कारकों यानी कि जैविक कारकों के जीनों की सहायता से जैविक कारकों की जीनों की सहायता से मानव उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज है, मानव उपयोगी पदार्थ हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब जीनों की सहायता से, जैविक कारकों के जीनों की सहायता से, उसमें सूक्ष्म जीव भी शामिल है, अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका भी है, यूकैरियोटिक कोशिका भी है, और सारे जंतुओं के अंग भी हैं, टिश्यूज भी हैं। सभी की सहायता से अपन क्या प्राप्त करते हैं? जैविक उत्पाद प्राप्त करते हैं, मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो यह बायोटेक्नोलॉजी दो सिद्धांतों को फॉलो करती है जिससे अपने को उत्पाद प्राप्त होते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वह है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड है केमिकल इंजीनियरिंग। सॉरी दोस्तों। तो बेटा बात ऐसी है कि इसमें दो थ्योरीज हैं आपकी बुक में, अपने को समझना इन्हीं सिद्धांतों का, दोनों सिद्धांतों को अपन समझेंगे। कौन कौन से हैं? मानवोपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग। पहला सिद्धांत तो अपन क्या किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? आनुवंशिक इंजीनियरिंग। ठीक है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले आपको पता है कि इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और हिंदी मीडियम वाले भी जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलने में ज्यादा सही उनको लगता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यह होता है कि जेनेटिक मटेरियल में इंजीनियरिंग करना, काट छाट करना, हेर फेर करना, अपना दिमाग लगाना। ठीक है। तो जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल में अपना दिमाग लगा करके, उसमें काट छाट करके कोई नई चीज करने का प्रयास करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। मतलब सीधी सी भाषा में यह है कि आनुवंशिक पदार्थ में मानव द्वारा काट छाट करना या कोई हेर फेर की जो घटना है उसी को अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। हेर फेर की प्रक्रिया है उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या हेर फेर करता है मानव? इसमें देखिए, इसमें क्या करता है कि आनुवंशिक पदार्थों के रसायन में परिवर्तन करेगा। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करता है? इसमें आनुवंशिक, जेनेटिक है तो आनुवंशिक पदार्थ के इस सिद्धांत में सर्वप्रथम क्या करेगा भाई? आनुवंशिक पदार्थ के रसायन या रासायनिक संरचना जो है उसमें परिवर्तन करता है। रासायनिक संरचना में परिवर्तन करता है। ये पहली बात क्या करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आनुवंशिक पदार्थ है इस तकनीक के द्वारा उसमें उनके रसायन में या रासायनिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या करता है भाई? चेंज करता है, उनके रसायनों में चेंज करता है। फिर उसको परपोषी जीवों में प्रवेश करवाता है, परपोषी जीवों में प्रवेश करवाता है, और परपोषी जीवों को कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से काम हो रहे हैं कि आनुवंशिक पदार्थ के रासायनिक संरचना में या रसायनों में परिवर्तन किया जाता है, या जेनेटिक पदार्थ में हेरफेर किया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। जेनेटिक पदार्थ जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस किए जाते हैं। यानी कि अगर कोई डीएनए का सही क्रम, उसमें कुछ विशेष क्रम को तोड़ लिया जाएगा, या कोई डीएनए का खंड यानी कि जीन, एक पूरे डीएनए उसमें से गुणसूत्र में से कोई जीन पृथक कर लिया जाएगा तो डीएनए या आरएनए में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। ठीक है। पर उसको क्या किया जाएगा? उसको परपोषी में प्रवेश करवाया जाएगा।
क्या किया जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको प्रवेश करवाया जाता है और फिर इसके फिनोटाइप जो होता है में परिवर्तन करते हैं, प्रकोष्ठी के फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। तीसरी बात में क्या हो जाएगा, फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। अब जैसे कैसे करेंगे, अब इसमें आप लोगों को सीधे सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूं। ये 3 बातें तो आपकी बुक की आपने देखी होंगी कि क्या बात है कि इस तकनीकी में क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ के रसायन में परिवर्तन करके उसको होस्ट सेल में प्रवेश करवाया जाता है और उसके फिनोटाइप प्राप्त किए जाते हैं। सीधी सी बात तो यह है कि इस तकनीक में आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए या आरएनए होता है के रसायन में परिवर्तन कर उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करवाकर उसके समलक्षणी परिवर्तित किए जाते हैं। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अपनी भाषा में क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, मैं आपको बता दूं कि इसको आप इस प्रकार से देखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहले एक जीन का पृथक्करण, उपयोगी जीन जिसको कहेंगे, ये मान लो उपयोगी जीन है, इसका पृथक्करण करेंगे, अलग करेंगे, पृथक्करण करवा करके फिर इसको अपन किसमें करवाएंगे भाई, वाहक में जोड़ेंगे। वाहक में जोड़ेंगे का मतलब होता है वेक्टर के साथ इस जीन को ऐड करेंगे। किसके साथ, वेक्टर जो है मुख्यतः वेक्टर के रूप में किसको काम में लेते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन प्लाज्मिड जो है यह मुख्य वेक्टर है, इसको मुख्यतः वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। प्लाज्मिड किसे कहेंगे कि जो बैक्टीरिया कोशिका होता है, बैक्टीरियल सेल जो होती है, उसमें मेन डीएनए जो होता है, उनके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। मैं समझा देता हूं बात को फिर से आप लोगों को कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए है, इस डीएनए के अलावा एक और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड उसको वाहक में जोड़ते हैं प्लाज्मिड को, और प्लाज्मिड को जो वाहक में जोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाते हैं। विट्रो में इसको इन विट्रो में भाई इसकी भी क्या खास बात है, इसमें की क्या खास बात है, स्वयं प्रतिकृति कर सकता है प्लाज्मिड भी, ठीक है। इन विट्रो में क्या करेंगे, इसके खूब सारी प्रतिकृतियां प्राप्त कर लेंगे, ये खूब रेप्लिकेशन करेगा। इन विट्रो में रेप्लिकेशन ये प्राप्त करेगा, जिससे क्या होगा भाई, प्लाज्मिड जो होगा एक तरह से क्या हो गया, इसके खूब प्लाज्मिड में डीएनए जोड़ दिया अपन ने, कौन सा, जो अपन ने उपयोगी जीन प्राप्त किया था उसको जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद इसमें क्या कर दिया भाई, पात्र में ले जा करके इनका क्या कर लिया, इनकी बहुत सारी प्रतिकृति रेप्लिकेट इनको अपन ने प्राप्त कर लिया है। इसकी बहुत सारी प्रतिकृति प्लाज्मिड के द्वारा पात्र में इनकी प्रतिकृति अपन ने प्राप्त कर ली है। किसमें, इन विट्रो में क्या कर लिया भाई, इनकी प्रतिकृति तैयार कर ली। किसकी, इन जीन की, ठीक है। और प्रतिकृति तैयार करने के बाद इसको किसी ई कोलाई या अन्य सूक्ष्म जीवों में, ई कोलाई या अन्य किसी सूक्ष्म जीव में इसको अपन प्रवेश करवा देते हैं, ठीक है। यह प्रोसेस होता है पूरा। और ई कोलाई में प्रवेश करवाने के बाद यह किसे जोड़ जाता है, इसको किसे जोड़ देते हैं, इसके मेन डीएनए वगैरह से इनको जोड़ करके फिर इसके क्या प्राप्त करते हैं, उससे बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट इनसे अपन प्राप्त करते हैं। यह क्या करता है भाई, इसमें जाने के बाद ई कोलाई में अगर यह प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने के बाद यह बहुत सारे जो एंजाइमों का सीक्रेशन करता है, क्योंकि यह उस ई कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से क्या कर लेगा भाई, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करने लग जाता है। तो यह प्रोसेस तो किसमें होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। अपनी भाषा में क्या किया अपन ने, जीन का पृथक्करण किया, वाहक में जोड़ा, इन विट्रो प्रतिकृति इनकी तैयार की, फिर ई कोलाई जैसे अन्य जीवों में इसको स्थानांतरित कर दिया। तो यह जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत होता है। तो क्या हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके उसको होस्ट सेल में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करवा करके इसके कई फिनोटाइप प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वह कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, देखिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखेंगे, रासायनिक इंजीनियरिंग या जिसको अपन कहेंगे केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो जेनेटिक प्रोसेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है
उसको रोगाणु रहित माध्यम प्रोवाइड करवाया जाता है इस केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक है, वह तकनीक जिसके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को, ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, रोगाणु रहित माध्यम उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थों की सहायता से जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक परिवर्तन जो अपन कर रहे हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसको अपन क्या करते हैं, रोगाणु रहित मीडियम, ठीक है, रोगाणु रहित माध्यम, उसको अपन क्या करवा रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। किसके माध्यम से, केमिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से। सिंपल भाषा में आप लोग इसको ध्यान में रखें कि रोगाणु रहित वातावरण बनाकर, इसमें क्या किया जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग में रोगाणु रहित वातावरण बनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है आप इस प्रकार से कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि अपना एक उपकरण है, इस उपकरण में जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो काम चल रहा है, इसको जेई कहूंगा मैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। और केमिकल इंजीनियरिंग क्या कर रहा है, इसके बाहर एक कवच बना रहा है, इसको ये इस प्रकार का केमिकल इंजीनियरिंग का है कि आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसको कहते हैं सीई, केमिकल इंजीनियरिंग। इससे क्या होगा कि बाहरी सूक्ष्म जीव इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसको रोगाणु रहित वातावरण करवाने की, जो उपलब्ध करवाने की जो तकनीक है उसको कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। उसको क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। आ गई बात समझ में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अपन का जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो तकनीक है, जो प्रोसेस है, उसको केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा रोगाणु रहित रखा जाता है, रोगाणु रहित वातावरण प्रोवाइड करवाया जाता है केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा। रोगाणु रहित वातावरण अगर प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा भाई, इसमें अपन ने जो जिन सूक्ष्म जीवों में प्रवेश करवा रखा है, जिन यूकेरियोटिक में प्रवेश करवा रखा है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। मतलब इनकी संख्या में रोगाणु रहित वातावरण बना दिया तो इससे क्या होगा कि भाई सूक्ष्म जीवों या यूकेरियोटिक कोशिका अगर आप लोगों ने ली है, यूकेरियोटिक सेल्स की संख्या में क्या होती है भाई, बढ़ोतरी होती है, कि संख्या में बढ़ोतरी, या ये वृद्धि करते हैं। बढ़ोतरी का मतलब क्या है, या फिर इनमें क्या होती है, वृद्धि होती है, सेल्स में वृद्धि होती है संख्यात्मक रूप से, और आकार रूप में भी इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। किस कारण से वृद्धि करते हैं, ये अधिक मात्रा में, जिससे क्या होगा, वृद्धि होती है तो क्या होगा भाई, तीसरी बात ये हो जाएगी, इसमें अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होगा, अधिक मात्रा में उत्पाद का निर्माण होगा, अधिक मात्रा में उत्पादों का निर्माण होगा, बायोटेक्नोलॉजी उत्पाद बनेंगे, उत्पादों का निर्माण होगा। ये दो थ्योरीज हैं, किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। सिंपल सी बात भाषा में अपनी बात में अपन करूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिक पदार्थ में जो भी अपन चेंजेस करते हैं, जीन का पृथक करना, वाहक में प्रवेश करवाना, वाहक में प्रवेश करवाने के बाद उसको पात्र में रेप्लिकेट करवाना, और रेप्लिकेशन करवाने के बाद उसको ई कोलाई या अन्य किसी ऊतक में उसको प्रवेश करवाना और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राप्त करना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। केमिकल इंजीनियरिंग क्या करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जैसे आपने एक सिंपल सा अपन धार्मिक उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे मान लो कि इंद्र मेघनाथ जो था वह क्या कर रहा, कोई यज्ञ कर रहा है और उसको राक्षस से बचाना होता है, तो यज्ञ कर रहा होता है, पहले यज्ञ में क्या करते थे, राक्षस हड्डियां वगैरह डाल करके उसको भंग करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो यज्ञ कर रहा है और उसको सुरक्षा के लिए कुछ तैनात कर दिए जाते थे सिपाही वगैरह, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो यज्ञ हो रहा है वह तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे वह केमिकल इंजीनियरिंग है। अगली बात समझ में, उसको डिस्टर्ब नहीं करे मतलब रोगाणु अंदर प्रवेश नहीं करे, कोई अन्य बाह्य रोगाणु और कोई सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश नहीं करे, तो रोगाणु रहित वातावरण प्रोवाइड करवाने की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग। और आनुवंशिक पदार्थ में जैविक कारकों के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके जैविक उत्पादों का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दो थ्योरीज आप लोगों ने रीड की हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी केमिकल इंजीनियरिंग, याद हो गई होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसमें कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कंसेप्ट ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत का उत्पन्न कैसे उत्पन्न हुए उनकी हम चर्चा करेंगे। कंसेप्ट क्या है इनका, किस प्रकार से अवधारणा, कंसेप्शनल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल है उनका कंसेप्शनल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, उनका संकल्पनात्मक विकास किस प्रकार से हुआ, कि लोगों ने ये कैसे सोचा कि ये भी संभव है। तो देखिए आप लोगों से पूछ ले, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का संकल्पनात्मक विकास, संकल्पनात्मक विकास, ये अपन रीड करेंगे। पेज नंबर सेम है, पेज नंबर वो ही पेज नंबर है 211, अपन 211 पेज नंबर पर रीड कर रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत का संकल्पनात्मक विकास अपन 3 भागों में रीड करेंगे, 3 बिंदुओं के तहत रीड करेंगे। नंबर 1, एक तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और दूसरा है, दूसरी बात अपन समझेंगे इससे लैंगिक जनन की, कि लैंगिक जनन में क्या होता है, इसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन बिंदुओं के तहत आप लोगों को समझ में आएगा। तीसरा है संकरण, और संकरण को इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और चौथा हो गया जीन क्लोनिंग व जीन क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जीन क्लोनिंग या पुनर्योगज, जीन क्लोनिंग तो इंग्लिश में सेम है, और पुनर्योगज डीएनए तकनीक, डीएनए तकनीक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता दूं तो 3-4 बातों को एक्सप्लेनेशन जरूरी है यहां से यहां तक, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत जो है उनका कंसेप्शनल विकास किस प्रकार से हुआ, संकल्पनात्मक विकास कैसे हुआ, कैसे बात आई दिमाग में कि वास्तव में ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो देखिए तीनों बातों का समावेश होकर के, मतलब पहले आप लोगों को अगर पता है कि जैव बायो टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई जीन जो है उसको उपयोगी जीन की अपन पहचान करते हैं कि यार यह जीन जो है वह यह कार्य करता है, और अगर यह कार्य जो अगर बड़े स्तर पर किया जाए तो यह मनुष्य के लिए यह प्रोडक्ट, इससे बनने वाला प्रोडक्ट है वह लाभदायक होगा। एक तो यह बात, मतलब उपयोगी जीन की अपन पहचान करते हैं। फिर उपयोगी जीन की पहचान करने के बाद अपने दिमाग में आता है कि यह उपयोगी जीन की अपनी खूब सारी इस प्रकार का प्रोडक्ट हो। अरे पहले तो अपन ये ध्यान में रखें कि यार मनुष्य को क्या चीज चाहिए, जैसे चीनी चाहिए, तो चीनी के लिए आप लोगों को फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फैक्ट्री में इस प्रकार ये तो श्योर करो ये कि भाई पहली बात तो चीनी किससे बनेगी, फिर दूसरी बात फैक्ट्री में से चीनी के दाने बने वो सेम से ही बनने चाहिए, मतलब चीनी बननी चाहिए, उसके साथ अन्य कुछ नहीं, गुड़ भी बन गया, शक्कर भी बन गया, चाय भी बन गई, ऐसा नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए, जब चीनी बनानी है तो चीनी ही चाहिए। तो उपयोगी जीन से जो उत्पाद बन रहा है वो ही उत्पाद बनना चाहिए। दूसरी बात वह ये होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि वह बहुत अधिक संख्या में बनना चाहिए ताकि मानव जो है बहुत अधिक संख्या में इसका इस्तेमाल कर सके। तीन ही बातें हैं, ठीक है। तो उन तीनों की बातों का विकास कहां से होता है कि एक बात आप ध्यान में है कि एक तो उपयोगी जीनों का चुनाव, दूसरा उसकी उसी प्रकार की बहुत सारी प्रतियां बनाना, और उन बहुत सारी प्रतियों से एक ही प्रकार का उत्पाद बनाना, ये कंसेप्ट है, इसको समझिए आप। देखिए तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि वो कोई भी जीन जो होता है उस जीन में जो सूचनाएं हैं, जिस प्रकार का सूचनाएं इस जीन में है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसमें जैसा है वैसा ही इसमें फिर अगली पीढ़ी में भी किस प्रकार से इसी रूप में
जाता है। मतलब अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, आपको पता ही है, और एक ही जनक भाग लेता है तो उसकी आनुवंशिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह जीन उसी रूप में चलता जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट अपने को मालूम पड़ गया कि अगर एक ही जीन जो है उसकी बहुत सारी प्रतियां अपने को चाहिए तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है उस जीव में। अगली बात समझ में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक जीन जो है कई जीवों में सेम वैसे ही एक, जैसे मान लो कि अमीबा में कोई जीन डाल दिया या इकोलाई में कोई जीवाणु में डाल दिया कोई जीन, तो वह उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, उसी प्रकार के खूब सारे जीन आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अगली पीढ़ी में जीनों की संरचना में या आनुवंशिक संरचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, आनुवंशिक सूचनाओं को रिजर्व रखता है, अगली पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें आनुवंशिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है। ये खास बात है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब जिस जनन में, जिस रिप्रोडक्शन में दो जनक भाग लेते हैं तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जब भी दो जनक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, रिकॉम्बिनेशन की घटना होती है। और क्रॉसिंग ओवर की घटना, रिकॉम्बिनेशन की घटना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, तीनों बातें जो होती हैं, इससे क्या होता है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जीव में। क्या होती है, विभिन्नताएं या वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त नहीं है कि इसमें यह बात ज्यादा अहम कौन सा हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया बायोटेक्नोलॉजी की दृष्टि से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त नहीं है। यानी कि इसमें क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और विभिन्नताएं उत्पन्न होने यह किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि यह विकास में सहायक है। भाई विभिन्नताओं के साथ उस प्रजाति का उसमें विकास होता है। ये दो ही खास बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब दृष्टि से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। तीसरी बात अपन चर्चा करेंगे किसकी, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की। संकरण में क्या होता है, संकरण में एक प्रजाति के दो या दो से अधिक जंतुओं के बीच संकरण करवाया जाता है। एक ही प्रजाति की होती है, दो किस्में होती हैं। इसमें क्या होता है कि अच्छे गुणों का समावेश करने के लिए दो विभिन्न जो एक ही प्रजाति के दो विभिन्न जीव जो होते हैं उनमें क्या करते हैं भाई, क्रॉस करवाया जाता है, ताकि जो संतान उत्पन्न हो वो किसी उपयोगी गुण को समाये हुए हो। जैसे मान लो कि गायों का राठी बैल जो है, उनके राठी गाय जो है वह क्या है, संकरण से उत्पन्न हुई गाय है। तो उसमें क्या, कई जैसे आप लोगों का उद्देश्य हो गया कि मेरे को दूध देने वाली तो गाय चाहिए और बलिष्ठ उससे बछड़ा चाहिए, तो इन दो गुणों का समावेश करना है। तो पहले अपन क्या कर लेते थे, संकरण की प्रोसेस की जाती थी। लेकिन संकरण प्रोसेस में हुआ क्या कि दो प्रजातियों के जीनों को जोड़ने की अपना प्रयास था। एक ही प्रजाति के दो किस्मों को के गुणों को एक साथ लाया जाता है इसमें, है ना। दो किस्मों के गुणों को एक साथ लाने की जो घटना है वह क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। यह बायोटेक्नोलॉजी के काम की बात हो गई। इसने बायोटेक्नोलॉजी में काम की बात यह हो गई कि इससे अपने को यह शिक्षा मिली कि अगर दो जीनों को, अलग अलग क्वालिटी के जीनों को एक जगह कर दिया जाए तो बेहतर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यह क्या किससे शिक्षा मिलती है, संकरण से। मतलब दिमाग चल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जिस जीन को, उपयोगी जीन को अपन ने पृथक किया, उसकी बहुत सारी प्रतियां, एक ही प्रकार का जीन बहुत सारी प्रतियां अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्राप्त हो सकती हैं, होती हैं। और दूसरी बात, संकरण से क्या मालूम पड़ा कि दो उपयोगी जीनों का अपन समावेश कर सकते हैं। ठीक है, किससे मालूम पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन से मालूम पड़ा। फिर हाइब्रिडाइजेशन की कमी यह थी कि उसमें अपना जो वांछित गुण जिसको अपन चाहते हैं, वांछित लक्षण जो अपन चाहते हैं, उसके अलावा अवांछित गुण या अवांछित लक्षण या अवांछित उत्पाद भी साथ अपने को प्राप्त हो सकते हैं। यह बड़ी मिस्टेक थी। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया, जीन क्लोनिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो ही बातों का शामिल किया गया है। एक तो दो शिक्षाएं जो अपन ने प्राप्त की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और
हाइब्रिडाइजेशन से। दो जो शिक्षाएं प्राप्त की उनको अपन ने काम लिया और क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहेंगे, वह डीएनए जिसमें कोई बाहरी जीन हो, जिसमें बाहरी जीन हो वह क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। और उसकी एक ही प्रकार की प्रतियां अपन निकालें तो यह शिक्षा किससे मिलती है अपने को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसको क्या कहेंगे, जीन क्लोनिंग कहेंगे। आगे अपन इनको एक्सप्लेनेशन पूरा देंगे। तो यह था किसका, इस प्रकार अपने को किसकी खोज की गई, जीन क्लोनिंग की या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, या पर अपन ये कहें तो वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी की, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। यह सिद्धांत जो है इनका उद्भव यहां से हो गया। इन दो बातों से अपने को समझ में आया कि इस प्रकार की भी संभावना हो सकती है। तो दोस्तों ये थे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व उनके कंसेप्शनल डेवलपमेंट, उनका संकल्पनात्मक विकास। ठीक है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोशिश करेंगे आगे और कि आप लोगों को बेहतरीन क्लास हम प्रोवाइड करवा सकें। हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। संबंधित प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि सूचनाएं जो होती है, आनुवंशिक सूचनाओं का परिरक्षण होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की संरचना में या जीन की सूचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहली पीढ़ी में जो प्रोडक्ट उस जीन के द्वारा बन रहा है, जो लक्षण या उसके द्वारा नियंत्रित होता है, वही लक्षण अगली पीढ़ी में नियंत्रित होता है, यानी कि उससे उसी प्रकार के एंजाइम या अन्य उत्पाद अपन प्राप्त कर सकते हैं और उसमें बिना किसी परिवर्तन के शुद्धता के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। संकरण से अपने को ये शिक्षा मिली है कि इसमें वांछित गुणों का वाले दो किस्मों को अगर जोड़ा जाए, दो जीनों को, तो अपने वांछित लक्षण वाला जीन प्रोडक्ट प्राप्त हो सकता है। इन दोनों को मिलाकर के अपन ने क्या रीड किया, एक तो जीन क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थ्योरी से उत्पन्न हुई और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो उत्पन्न हुआ वह किससे उत्पन्न हुआ, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों ध्यान में रखें कि कुछ ना कुछ ये समझाने वाला पॉइंट था, इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव इसमें निकलने की संभावना बहुत कम है। तो आप लोग कंसेप्शनल इसका पॉइंट है, इसको समझें और अपनी एग्जाम के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।